नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दिल्ली में अकेली रह रही रेशमा का खाली घर खाने को दौड़ रहा था। उसका बेटा अमन एक विदेशी लड़की से शादी करके हमेशा के लिए विदेश में बस गया था। अभी एक हफ्ते पहले ही वो मेरठ में रह रही अपनी बेटी और दामाद के पास ये सोचकर आई थी कि कम से कम कुछ दिनों के लिए उसका अकेलापन दूर हो जाएगा और फिर उसकी गर्भवती बेटी को भी कुछ सहारा मिल जाएगा। लेकिन कल रात 11 बजे जब वो प्यास लगने पर पानी पीने के लिए उठी तो उसे अपनी बेटी और दामाद के कमरे से आती एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। उसे मजबूरन रुकना पड़ा क्योंकि बातचीत का विषय वही थी। यार, तुम्हारी माँ यहाँ से कब जाएगी? इतने बड़े शहर में अपना खर्चा चलाना ही मुश्किल है, ऊपर से उनका खाना पीना, रहना। उसे अपना दामाद का चिढ़ा हुआ लहजा साफ सुनाई दे रहा था। तुम्हें क्या लगता है मैं ये बात नहीं समझती? मुझे कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन मैंने भी पूरा हिसाब लगा लिया है। जब से माँ आई है तो मैंने खाना बनाने वाले की छुट्टी कर दी है, ये कहकर कि माँ मुझे आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है। और फिर माँ नर्स भी है मेरे, और मेरे बच्चे की देखभाल मुफ्त में हो जाएगी। अगर देखा जाए तो उनके खाने का खर्च ही कितना है, 4 रोटी सुबह और 4 रोटी शाम। और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। अगर वे हमारे साथ आराम से रहेंगी तो आज नहीं तो कल उनकी सारी दौलत भी हमारी होगी। भाई तो वैसे भी भारत नहीं लौटने वाले हैं। उनकी बेटी की हंसी उनके कानों तक पहुंची और उन्हें लगा कि उन्हें चक्कर आएगा और वे वहीं गिर पड़ेंगी। किसी तरह उन्होंने खुद को संभाला और कमरे में आई। बेटी और दामाद की हकीकत से जब उसका सामना हुआ तो उसके दिल को वो ठेस पहुंची। उसके दिल की बेचैनी थोड़ी कम हो जाए इसलिए शाम को टहलने के बहाने वे अपने घर के पास पार्क में आ गई थी। लेकिन यहाँ आने के बाद भी उसकी बेचैनी वही थी। उसकी आंखें सामने थी लेकिन उसका मन वहाँ नहीं था। वो इसी उलझन में थी, तभी सामने से कुछ दूरी पर लगभग उसी उम्र के 3-4 लोग खड़े होकर बातें करते दिखाई दिए। वो कुछ और सोचे कि अचानक उसमें से एक आदमी उसकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। वह घबरा गई कि क्या करें। अजनबी शहर में अजनबियों का यह समूह, उसकी उम्र का होने के बावजूद उसके मन में यह घबराहट क्यों? अरे वो कोई लड़की थोड़ी है जो उसे छेड़े, शायद कुछ पूछने आ रहे हैं। उसने खुद को सांत्वना दिया। अरे रिसु, आज तुम यहाँ कैसे? यह जानी पहचानी आवाज़ सुनकर वह घबरा गई। कौन रिसु? मुझे माफ़ कर दें, मैं रेशमा पासी के अपार्टमेंट में रहती हूँ। घबराहट में रेशमा अपना बचपन का नाम भी भूल गई और आवाज़ भी नहीं पहचान पा रही थी। प्रयास असफल रहा। हाँ आदरणीय रेशमा जी, मैं आपकी ही बात कर रहा हूँ। मैं मेरठ से कमल हूँ। मेरठ शब्द सुनते ही मानो उसकी खोई हुई याददाश्त कितने सालों बाद वापस आ गई। उसने यह नाम सुना था जो हमेशा उसके अंदर हल पर मौजूद रहता था, लेकिन कमल को अपने सामने खड़ा देखकर भी वह उसे पहचान नहीं पा रही थी, क्योंकि उसमें बहुत बदलाव आ गया था। कहाँ वो दुबला पतला सा दिखने वाला कमल और कहाँ यह कमल जो बड़ा हो गया था लेकिन प्रभावशाली व्यक्तित्व का था। वह बहुत हैरान और हताश थी। रेशमा को अपने बचपन का नाम सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे वह छोटी बच्ची बन गई हो। कमल ने धीरे से उसका कंधा हिलाते हुए कहा, अभी भी नहीं पहचाना क्या? क्यों नहीं कमल, बिल्कुल पहचान लिया। अच्छा आओ, मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। अपने दोस्तों से मिलवाने के बाद रेशमा बोली, अब मुझे घर चलना चाहिए। कमल, बहुत देर हो गई है। ठीक है, अभी हम ठीक से बात नहीं कर पाए, लेकिन कल शाम 5 बजे इसी बेंच पर मिलना। पुरानी यादें ताज़ा करेंगे और एक दूसरे के बारे में ढेर सारी बातें होंगी। आओगी ना रेसू? कमल ने खुशी से चहकते हुए कहा। जरूर, लेकिन मैं अब चलती हूँ। घर लौटते समय अंधेरा हो रहा था और उसका मन खुशी से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके थके हुए पैरों को गति मिल गई हो। उम्र की लाचारी, शरीर की थकान, सब कुछ गायब हो गई थी। इतने लंबे समय के बाद इस अजनबी शहर में कमल का मिलना उसे किसी चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। घर पहुंचकर उसने खाना खाया, हमेशा की तरह अपना काम निपटाया और बिस्तर पर चली गई। लेटते हुए खुशी के मारे उसकी आंखों से नींद गायब हो गई थी। उसकी ज़िंदगी की किताब का हर पन्ना एक एक करके उसके सामने खुल रहा था, जिसमें वह अपने दोस्त और उसके साथ बिताए गए उन मधुर पलों को साफ साफ देख पा रही थी। वह बचपन के उस दौर को खुलकर जीती थी जिसमें उसका हंसना, रोना, लड़ना, झगड़ना या रूठना मनाना सब कमल के साथ होता था। गुस्से और लड़ाई के दौरान वह यहाँ तक कि कमल को उठाकर नीचे पटक देती थी। दरअसल वह शारीरिक रूप से मजबूत थी और कमल दुबला पतला था। फिर भी उसके साथ कमल कबड्डी, गिल्ली डंडा, खो खो, लुक्का छुपी जैसे कई खेल खेलता। पता नहीं वो कब स्कूल से कॉलेज में आ गए, उसे पता ही नहीं चला। लेकिन कमल ने वकालत का क्षेत्र चुना और रेशमा ने मेडिकल का क्षेत्र चुना, जिसके बाद कमल उच्च शिक्षा के लिए विदेश चला गया। और इसी बीच उसके भाई और भाभी ने उसकी शादी दिल्ली में रहने वाले बिजनेसमैन करण से कर दी। शादी के बाद उसका मेरठ आना बहुत कम हो गया था।
उसका पति करण अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और मनमौजी व सन की इंसान था जिसकी रातें दिन से ज़्यादा रंगीन होती थी। वह शराब और शबाब का शौकीन था। करण ने अपने माता पिता के कहने पर ही उससे शादी की थी। उसने उसे कभी अपनी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। उसके लिए वह सिर्फ भोग की वस्तु थी। उसके लिए पत्नी का दर्जा एक जूते से ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन उसके ससुर का रेशमा के साथ बहुत अच्छा व्यवहार था। वह उसे बहुत प्यार और दुलार देते थे। सासू माँ खुद रेशमा को पसंद करके लाई थी, इसलिए रेशमा से उसका बहुत स्नेह था। रेशमा का अकेलापन और दुख उनसे छिपा नहीं था। उन्होंने उसका हौसला बढ़ाया और शादी के कारण अधूरी रह गई पढ़ाई जारी रखने को कहा। रेशमा कॉलेज जाने लगी। हालांकि करण को उसका घर से बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन माँ के सामने उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि वह कुछ कर सके। इससे रेशमा की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव आया। उसने नर्सिंग की ट्रेनिंग पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उसका आत्मविश्वास भी बढ़ा। लेकिन करण के लिए रेशमा अभी भी अस्तित्वहीन थी। रेशमा का मन भावात्मक प्यार के लिए तरस रहा था। वह करण से अपने दिल की सारी बातें शेयर करना चाहती थी, लेकिन अपने कारोबार और बचे हुए समय में अपनी रंगीन जिंदगी जीने वाले करण को कभी रेशमा की इस घुटन का एहसास भी नहीं हुआ। इस बेरंग जिंदगी को जीते हुए रेशमा तो प्यारे बच्चों की माँ बन चुकी थी। बेटा अमन और बेटी निशा के आने से रेशमा की ज़िंदगी को एक नई दिशा मिल गई थी। रेशमा के व्यस्त रहने से करण को और आज़ादी मिल गई थी। लेकिन हाँ, रेशमा की ज़िंदगी ने रफ्तार जरूर पकड़ ली थी जब उसके ससुर की हार्ट अटैक से मौत ने उस पर पहाड़ जैसा वार किया। रेशमा आर्थिक रूप से उन पर निर्भर थी। करण को पहले भी घर गृहस्थी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिता के जाते ही वह खुद को घर का मालिक समझने लगा और दिन प्रतिदिन अय्याश होता गया। रेशमा बच्चों के पालन पोषण में लगातार परेशान होती गई। पढ़ाई लिखाई के लिए भी वह आर्थिक रूप से परेशान रहने लगी। यह देखकर उसकी सास को बच्चों और उसके भविष्य की चिंता सताने लगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने अपनी आधी हिस्सेदारी रेशमा के नाम करने का फैसला किया। इस बात का पता चलते ही करण घर आया और रेशमा को डांटा, लेकिन उसकी माँ ने बहू का पक्ष लेते हुए उसे डांटा। वह घर छोड़कर चला गया और रेशमा काफ़ी आहत हुई। उसने जिस रिश्ते को हमेशा ईमानदारी से निभाने की कोशिश की थी, आज वह पूरी तरह से टूट गया। उसका मन हुआ कि वह अपनी चुप्पी तोड़ दे और करण के प्रॉपर्टी के पेपर उसके मुंह पर मार दे, ताकि उसे समझा सके कि वह धन की भूखी नहीं है, बल्कि अपने बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उसने चुप्पी साध ली। समय की रफ्तार के साथ रेशमा के कदम चल पड़े। बच्चों की परवरिश और बुजुर्ग सास की देखभाल में वो अपने आप को भूल गई थी। अपने दर्द और तकलीफ को सोचने का न तो उसके पास वक्त था और न ही ताकत। अब उसके बच्चे समझदार हो गए थे। एक रात रेशमा की सास की तबीयत अचानक खराब हो गई। उसका फैमिली डॉक्टर भी बाहर गया हुआ था, कोई और मदद भी नहीं थी और मजबूरी में उसने करण को फ़ोन किया। माँ ने जब तुम्हें जायदाद दे दी है तो अब उनकी जिम्मेदारी भी तुम्हें ही निभानी चाहिए। वैसे भी मैं उनका नालायक बेटा हूँ। करण ने उसे कुछ बातें सुनाई और फ़ोन काट दिया। हैरान और परेशान रेशमा ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और उसने अपनी सास का इलाज अपनी क्षमता के अनुसार किया। उसने न केवल उन्हें बचाया बल्कि उनके ठीक होने तक उनकी उचित देखभाल भी की। ऐसे कठिन समय में उसका धैर्य और कार्यकुशलता देखकर उसके फैमिली डॉक्टर ने उसे अपने अस्पताल में सेवा देने की पेशकश की। रेशमा बहुत असमंजस में थी, क्योंकि उसके बड़े होते बच्चों को उसकी ज़्यादा ज़रूरत थी। लेकिन जब उसकी सास ने समझाया कि वह बच्चों की देखभाल में उसकी थोड़ी बहुत मदद कर देगी, तो वह मान गई। उसके लिए नौकरी करने का एक और कारण निस्संदेह पैसा था। अब रेशमा अपना ज़्यादातर समय अस्पताल में बिताने लगी। घर पर उसकी सास ने भी बच्चों की देखभाल बड़ी जिम्मेदारी से की। जल्द ही अपनी मेहनत और योग्यता के बल पर वह आगे बढ़ गई। अब उसे अच्छी तनख्वाह मिलने लगी थी। लेकिन बीच बीच में करण उसके घर आता जाता रहा और उसे डांटता फटकारता रहा, जिससे परेशान होकर सास के काफ़ी समझाने पर उसने तलाक के लिए अर्जी दे दी। करण के बारे में सभी लोग अच्छे से जानते थे, इसलिए उसके सास और सभी के सहयोग से जल्द ही तलाक ले लिया। कुछ सालों बाद उसकी सास का भी निधन हो गया, लेकिन मरने से पहले उसने उसे काफ़ी आत्मनिर्भर बना दिया था। उसे उसकी याद आती थी, लेकिन अब उसका व्यक्तित्व निखर चुका था। उसने अपने बेटे को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज दिया और बेटी को उसकी इच्छा अनुसार पढ़ने दिया। अब करण का सामना कम ही होता था, लेकिन वक्त की करवट उससे कुछ और परीक्षा लेने को आतुर थी। कुछ ही सालों में उसके सारे त्याग और तपस्या को भूलकर अमन ने विदेश में शादी कर ली और वहीं रहने लगा। नागरिकता हासिल करने के बाद इतने सालों में वह भारत सिर्फ 2 बार ही आया था। रेशमा को बहुत दुख हुआ। इधर बेटी भी पढ़ाई के दौरान ओम के प्यार में पड़ गई और ओम से शादी करने का फैसला कर लिया था। उसने भी दुनिया की परवाह किए बगैर उसकी शादी ओम से करा दी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अपनी माँ को प्यार से पालने वाला दामाद बेवफा हो जाएगा। लेकिन जब खुद का सिक्का ही खोटा हो तो दोष किसका। अभी कुछ समय पहले ही उसने यह फ्लैट खरीदने का फैसला किया था। उसने दामाद की 10 लाख रुपए की मदद की थी।
लेकिन यह सोचकर उसकी आंखें भर आती थी, आजकल रिश्ते मतलब के हो गए हैं। सबकी छोड़ो, अपनी बेटी भी, सब कुछ उसके बच्चों का ही तो था। फिर भी उसका मन इतना गंदा क्यों था? उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसके गालों पर बहने लगे। कल वह कमल को अपने अतीत के बारे में क्या बताएगी? ऐसा क्या है कि उसके अतीत में उसने हर रिश्ते में सिर्फ धोखा ही पाया है? बेहतर है कि वह कल कमल से मिलने ना जाए। इतने बड़े शहर में उसे कभी भी कमल ढूंढ नहीं पाएगा। लेकिन वह अपने बचपन के दोस्त से मिलने की इच्छा नहीं छोड़ पा रही थी, क्योंकि इस स्थिति में संयोग से कमल से मिल जाना उसे बहुत सुकून दे रहा था। कमल उसके मन के रेगिस्तान में ठंडी हवा का झोंका था। इस उम्र में वह ये बात कैसे सोच सकती थी? क्या इस उम्र में इस तरह की सोच उचित है? ऐसे तमाम सवालों में उसका मन उलझा हुआ था। वह अच्छी तरह से जानती थी कि यह वासना से पैदा हुआ प्यार नहीं है, बल्कि किसी के साथ अपनेपन की भावना से जुड़ा एक सामंजस्य है। एक सच्चे साथी के साथ अपने दुख दर्द बांटने को आतुर है। एक ऐसा साथी जो उसे बहुत अच्छे से समझता हो और जिस पर वह आंख मूंद कर भरोसा कर सके। पता नहीं कब मेरी आंख लगी, सुबह 7 बजे से ही बेटी माँ माँ कहकर उसे पुकारने लगी। यह सच है कि वह इस घर में नौकरानी ही तो है, और वह भी बिना वेतन के। फिर भी वह मुस्कुरा कर उठी और आज उसका मन थोड़ा हल्का हो गया था। बेटी मुस्कुराते हुए बोली, माँ कितनी देर तक सोओगी? आपको तो पता है ना, मैं सुबह सुबह आपकी बनाई चाय पीती हूँ। अभी बना देती हूँ। निशा, उसने बेटी के नकली चेहरे से नजरें फेर ली। बेटी की हंसी उसे ज़्यादा देर तक देखने का मन नहीं हुआ। घर के सारे काम निपटा कर रेशमा शाम को 5 बजे घर से निकली तो वहाँ उसे कमल इंतजार करते देखा। और रेशू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, रेशमा ने अपने मन से प्रसन्नतावश कहा। मुझे बहुत देर तो नहीं हुई कमल, क्या तुम्हें काफ़ी इंतजार करना पड़ा? हाँ, इंतजार तो करना पड़ा, कमल रहस्यमयी अंदाज से मुस्कुराया। थोड़ी देर बाद दोनों एक बार फिर से अपना बचपन जीने लगे। सारी पुरानी बातें याद आने लगी। थके हुए दोनों का हंस हंस का बुरा हाल था। और तभी कमल ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, अब कैसी हो रेशमा? मेरा मतलब है, तुम्हारे पति और बच्चे कैसे हैं? तुम कहाँ हो? मुझे अपने आज के बारे में कुछ बताओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छी बात है। रेशमा, अपना चेहरा इधर करके यही बात कहो ना। कमल अब असली मुद्दे पर आ चुका था। मैं बचपन से ही तुम्हारी आंखों की भाषा समझता हूँ। तुम अपनी बेचैनी मुझसे नहीं छिपा सकती हो। तुम्हारे अंदर कुछ चल रहा है। मैंने कल ही नोट कर लिया था, जब तुमने हमारी तरफ देखा भी नहीं था। तुम्हारा किसी विचार में खोया होना साफ बता रहा था कि तुम कुछ चिंतित थी। जैसे ही मैंने तुम पर नज़र डाली, मैंने तुम्हें पहचान लिया। अब साफ साफ बताओ, तुम किस हाल में हो? तुम मुझे अपने बारे में पूरा सच बताओ। और हाँ, मुझे यह जानने का पूरा हक है। कमल के कहते ही रेशमा फूट फूट कर रोने लगी। उसका धैर्य टूट गया था। अपनी शादी, अपने पति की बेवफाई, अपनी घुटन, अपनी सास और अपने ससुर, अपने बच्चों और उनकी परवरिश के बारे में मैंने उसे पूरी कहानी की तरह सुनाया। ओ, तुमने अपनी पूरी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहा है। अगर तुमने ये बात एक बार अपने भाई और भाभी को बताई होती, क्या बताती उन्हें कमल? मेरी खुशी उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य थी। उनके अनुसार मैं एक बहुत बड़े परिवार में खुशहाल जीवन जी रही हूँ। मैं उन्हें सच बताकर कैसे दुखी कर सकती थी? जो हुआ जाने दो, चलो मेरे साथ मेरे घर चलते हैं। कमल ने उसका हाथ पकड़ते हुए बोला, नहीं कमल, आज बहुत देर हो गई है। निशा परेशान हो रही होगी। फिर किसी दिन मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चलूंगी। कमल से अचानक वह थोड़ी हैरान हुई। जब उसने अचानक उसका हाथ पकड़ा, वो थोड़ी झिझक गई। नहीं, तुम आज ही चलोगी? तुम आज तक बहुत परेशान रही, अब उन्हें थोड़ा परेशान होने दो। मेरे बच्चों से मिलो, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। कहकर कमल उठ खड़ा हुआ। कमल की जिद के आगे रेशमा बेबस थी। कुछ झिझक के साथ वह उसके साथ चली गई। कमल की बहुओं ने बड़े स्नेह से रेशमा का स्वागत किया। कुछ देर के लिए तो रेशमा मानो अपने आप को भूल गई, कमल के पोते के साथ खेलते हुए। वह खुद भी एक बच्ची बन गई थी। बातों बातों में उसे कमल की बहू से पता चला कि उसकी सास यानी कमल की पत्नी 4 साल पहले एक कार दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी। उस दिन कमल का जन्मदिन था और उन्होंने कमल के जन्मदिन पर एक सरप्राइज प्लान किया था। वह पार्टी की तैयारी करने बाहर गई थी। यह सुनकर रेशमा चौंक गई। उसे कमल के लिए बहुत दुख हुआ। अचानक उसकी नज़र घड़ी पर पड़ी और उसने जाने का फैसला कर लिया। कमल उसे छोड़ने के लिए पैदल ही उसके अपार्टमेंट के बाहर आया। कमल, तुम्हारे पोते और बहू से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत खुशकिस्मत हो तुम। अरे, अभी मेरे बेटों से नहीं मिली हो? वो जनाब ऑफिस से बहुत लेट आते हैं। फिर कभी रेशमा लिफ्ट की तरफ चली। अब कब मिलोगी? कमल ने उसे आवाज़ दी। हाँ देखो, कब मिलना होता है? रेशमा धीमी आवाज़ में बोली। हमारे घर इतने पास पास हैं और तुम मिलने के बारे में इतना सोचोगी। चलो कल शाम पार्क में मिलते हैं। कमल ने जोर दिया। ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन कर बुला लूँगी, जैसा भी संभव हो। यह कहकर वह डर के मारे लंबे लंबे कदमों से लिफ्ट में दाखिल होगी। घर में दाखिल होते ही उसे घूरती नज़रों का सामना करना पड़ा। बिना कुछ कहे वह जल्दी जल्दी अपने काम में लगी। रात को सोते समय वह फिर कमल के बारे में सोचने लगी। कमल का कितना प्यारा परिवार है। उसका बेटा बहू उसका कितना सम्मान करते हैं। उसका कितना प्यारा पोता है।
मेरा पोता भी लगभग उसी साइज़ का हो गया होगा, पर उसने उसे सिर्फ तस्वीर में ही देखा है। अमन को कितनी बार भारत आने को कहा है, पर वह सब भूल गया है। काश कि वह एक बार अपनी माँ को सांत्वना देने के लिए आ जाता, तो वह अपने पोते और बहू को जी भरकर देख पाती और उन पर अपना प्यार लुटा पाती। वह सोच रही थी, पर उसका बेटा बहुत क्रूर हो गया है। उसने गहरी सांस ली। कमल की खुशी देखकर शायद उसे अपनी दुर्दशा साफ दिखने लगी थी, पर अब वह कमल से ज़्यादा मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह अपनी बेटी से रोज़ झूठ बोलना नहीं चाहती थी। उसे किसी से इस तरह मिलना ठीक नहीं लग रहा था। भले ही वह उसका दोस्त ही क्यों ना हो, अगर वह उसे अपनी बेटी से मिलवा भी दे, तो उसकी बेटी और दामाद उसके बारे में क्या सोचेंगे। वैसे भी उसे पता था कि स्वार्थ और लालच में अंधे हो चुके उसकी बेटी और दामाद उसके साथ जुड़े किसी भी रिश्ते में बुराई ही निकालेंगे। लेकिन कमल को मना कैसे करे, समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका दिल तो एक बच्चे की तरह साफ था। वह अजीब दुविधा में फंसी हुई थी। सुबह उठकर वह फिर से अपने दैनिक कामों में लग गई। 11 बजे मोबाइल की घंटी बजी तो देखा कि कमल का नंबर था। अच्छा हुआ कि मोबाइल साइलेंट था, वरना बेटी के सवाल शुरू हो जाते। उसने कमल का फ़ोन नहीं उठाया। पूरा दिन इसी तनाव में बीता। शाम को बेटी और दामाद को चाय नाश्ता दिया और खुद भी वह चाय पीने बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक ने उसे डरा दिया। आखिर वही हुआ जिसका उसे डर था। दरवाजे पर कमल को खड़ा देख उसकी आवाज़ सूख गई। अरे कमल आओ, वह बड़ी मुश्किल से बोली। कमल ने खुद ही अपना परिचय दिया। उसके बाद मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठाया और बड़ी सहजता से रेशमा से शादी करने की इच्छा जताई। यह सुनते ही रेशमा चौंक गई। उसके कुछ कहने से पहले ही कमल ने कह दिया कि रेशमा जो भी फैसला लो सोच समझ कर लो। रेशमा का फैसला उसे मंजूर होगा। कुछ देर तक चली बातचीत के दौरान उसकी बेटी और दामाद का व्यवहार कमल के प्रति काफ़ी रूखा रहा। कमल के जाते ही बेटी ने उसे आड़े हाथों लेते हुए यहाँ तक कह दिया कि माँ, क्या बस यही करने आप दिल्ली से यहाँ आई थी? अब आपको माँ कहने में भी शर्म आती है। दामाद ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके हाव भाव उसे आहत देने के लिए काफ़ी थे। अपने कमरे में आकर रेशमा फूट फूट कर रोने लगी। बिना कुछ किए ही उसे अपनों द्वारा जलील किया जा रहा था, जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी दाव पर लगा दी। उसके ही लोग आज उसका अपमान कर रहे थे। उसका मन आज बेचैन था। उसे कमल पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसने इतनी जल्दी ये सब कैसे सोच लिया, और मैं तो उससे परसों ही मिली थी। बिना मुझसे पूछे, बिना बताए कमल ने खुद ऐसा फैसला कैसे ले लिया। पर वो भी जानती थी कि कमल ने उसकी परेशानी और परिस्थिति को देखकर ही ऐसा निर्णय लिया होगा। वह उसे बहुत अच्छे से जानती थी। वह बिना किसी झिझक के अपनी बात दूसरों के सामने रख देता था। हालात बदतर से बदतर होते जा रहे थे। उसके जीवन में कई तूफान आए थे, लेकिन आज उसके चरित्र और प्रतिष्ठा भी दांव पर लगे थे। उसने अपने मन को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आज पहली बार इस अपमान के कारण उसका मन उससे विद्रोह कर बैठा। क्या वह सिर्फ त्याग और बलिदान के लिए पैदा हुई है? क्या उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है सिवाय एक पत्नी, बहू और माँ बनने के? वह तो बस इसे ही अपना समय मानकर आज तक जीवन पथ पर चली आ रही है। क्या सिर्फ इसलिए ही ये बच्चे आगे चलकर उसे इस तरह धुतकारेंगे? आखिर उसका क्या दोष है? क्या उसकी बेटी और दामाद को कुछ भी कहने से पहले उससे पूरी जानकारी नहीं लेनी चाहिए थी? क्या उसकी बेटी उसे सिर्फ इतना ही जानती थी, लेकिन वह किसके व्यवहार पर आंसू बहा रही है? अरे यह तो वही बेटी है जिसने अपने लालच में अपनी ही माँ को घर में नौकरानी बना रखा है, और जायदाद के लालच में माँ को 2 वक्त की रोटी खिला रही है। वह उसकी बेटी नहीं हो सकती। अब उसे यह बात समझ में आ गई। अगर उसे दूसरों से सम्मान चाहिए, तो पहले उसे खुद का सम्मान करना सीखना होगा, नहीं तो यह सब ऐसे ही चलता रहेगा। कुछ सोचकर वह उठी। घड़ी में रात के 9 बज चुके थे। बाहर हॉल में आई तो पाया कि उसकी बेटी और दामाद वहाँ नहीं थे। हालात के मुताबिक खाना बनाने वाला कोई भी नहीं था, शायद इसलिए वो बाहर खाना खाने गए हो। उसने शांत मन से बहुत सोचा। हाँ, कमल ने यह जानबूझकर किया है। अगर उसने उससे इस बात का जिक्र भी किया होता, तो वह कभी ना मानती, साफ शब्दों में मना कर देती और अपने बच्चों की इस खिलौनी प्रतिक्रिया से भी अनजान ही रहती। शायद अपने लिए जीने की इच्छा भी कभी नहीं जागती। उसके मन का आईना साफ हो सके, इसलिए कमल ने उसके ऊपर जमी धूल को झटकने की कोशिश की है। अभी उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हुई है। अब से वह सिर्फ अपनी खुशी के लिए जिएगी। रेशमा ने मुस्कुराकर ज़िंदगी को गले लगाने का निश्चय कर लिया। कमल को फ़ोन किया। उसने कुछ हल्का फुल्का बनाकर खाया और चैन की नींद सो गई। सुबह जब वह उठी तो उसका मन बहुत हल्का था। उसका पसंदीदा गाना अचानक उसके होंठों पर आ गया और गुनगुनाते हुए तैयार होने लगी, इस बात की परवाह किए बिना कि उसकी बेटी और दामाद चाय परोसने के लिए उसका इंतजार कर रहे हैं। दरवाजे की घंटी बजी। रेशमा ने दरवाज़ा खोला। कमल बाहर खड़ा था। रेशमा ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, उसका अभिवादन किया और उसे अंदर बुलाकर एक बार फिर से अपनी बेटी और दामाद से मिलवाया। ये है आपके होने वाले पिता।
हमने आज ही शादी करने का फैसला किया है। अगर आप आना चाहो तो आप भी आमंत्रित हो। बिना इस बात पर ध्यान दिए कि उसमें अचानक आया ये बदलाव बेटी और दामाद के चेहरे पर क्या भाव लाए। 50 साल की रेशमा कमल का हाथ थामे उसके साथ चल पड़ी अपनी नई ज़िंदगी जीने की ओर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।